Friends, good morning everyone. And today we are starting with the topic analysis of financial statement. Analysis of financial statement. जब सिलेबस नया आया था मई 18 में, फ्रेंड्स विल यू बिलीव मी, हम लोग ने चैप्टर को नज़रअंदाज कर दिया था. हमने बोला ये थोड़ी टॉपिक एग्जाम में आएगा. बट कैन यू बिलीव मी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क का आया. फिर हमने बोला भाई एक बार आ गया अब नहीं आएगा. लेकिन फ्रेंड्स नवंबर 2019 में 2018 में क्वेश्चन फिर से 8 मार्क का आया. इन फैक्ट नॉट रॉन्ग, मई 2019 में पहला ही क्वेश्चन का पेपर का पहला ही क्वेश्चन उन्होंने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पूछा. दिस इज द रेलेवेंस ऑफ दिस चैप्टर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे, मतलब ये चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फ्रेंड्स इसमें तीनों बार एग्जाम में, नवंबर 19 में मुझे नहीं मालूम बट शायद आया है मेरे ख्याल से, बट ये 3 एग्जाम में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेटली आया है. फ्रेंड्स अब बात यह है कि ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या. भी इंपॉर्टेंट क्यों इतना है? मे बी इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू रेक्टिफाई द अकाउंट्स विच इज रॉन्गली प्रिपेयर्ड. तो ये चैप्टर में आपको क्या दिया जाएगा? एक गलत अकाउंट्स परोसा जाएगा, एक गलत तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, गलत अकाउंटिंग दी जाएगी. आपको उसको ठीक ठाक करना है, इंप्रूव करना है, बस ये आपको करना है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली रिपेयर इट. तो एनालिसिस चैप्टर में क्या होगा, इंस्टीट्यूट जो है आपको एग्जाम में रॉन्ग अकाउंट्स देगी. या तो उस अकाउंट्स का ट्रीटमेंट गलत होगा शायद, या तो उसका प्रेजेंटेशन गलत होगा शायद, या दोनों गलत होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू रिपेयर एंड रेक्टिफाई इट. आपको उसको रेक्टिफाई करना है, रिपेयर करना है. अगर आप उसको रिपेयर करते हो, रेक्टिफाई करते हो और गलत ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन को, तो आप वो चैप्टर जो पढ़ रहे हो उसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फ्रेंड्स इसके लिए आपको शेड्यूल 3 जो आपका फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट इन डेज वाला, वो आपको बराबर आना चाहिए. सेकेंड थिंग, आपको सारे के सारे इंड एज ओवरऑल आने चाहिए, डीपली नहीं, क्योंकि वो लोग कुछ गलती कर सकते हैं इंड एज में, वो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. गलत प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आपको सही प्रेजेंट करना पड़ेगा. दिस ऑल हैज टू बी डन इन अ प्रॉब्लम. तो अब इसका इलाज क्या है, सॉल्यूशन क्या है? यू शुड नो शेड्यूल 3 प्रॉपरली. एंड सेकेंड, शेड्यूल 3 फॉर्मेट. सेकेंड, आपको सारे इंडेज ठीक ठाक आने चाहिए. इसी को कंफर्म करने के लिए, इसी को वैलिड करने के लिए हम लोग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के कुछ सम सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. केस स्टडी 1. I'm starting with the first case study 1 on Ind AS analysis of financial statement. पुराने सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में एएस के क्वेश्चन भी थे. अब उन्होंने एएस के क्वेश्चन निकाल दिए, सिर्फ इंड एस के केस स्टडी रखे और हमें इंड एस की केस स्टडी को रेक्टिफाई करना है. केस स्टडी 1. फ्रेंड्स जैसे कि हमने कहा कि केस स्टडी हम सॉल्व कर रहे हैं. विल सी व्हाट मिस्टेक दे हैव डन एंड हाउ शुड बी रेक्टिफाइड. जो भी केस स्टडी हम सॉल्व करेंगे रेंडमली,
ऐसे केस बनाने के लिए तो 100 केस बना सकते हैं, बट जो स्टडी मटेरियल में दिए हम लोग उसी को बेस मानेंगे. Shall we start? The first case study. On April 1, 2001, Pluto Limited has advanced a loan of 10 lakh to one of the employees for an interest rate at 4% per annum at a market rate of 10%. What is 10%? Market interest rate. What is 4%? Actual coupon rate. यानी जो लोन पर इंटरेस्ट देगा एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय 4% इंटरेस्ट देगा, सिर्फ 4%. देना कितना चाहिए? 10%. Repayable in 5 equal annual installment along with the interest at the end of each year. Employee is not required to give any specific performance against this benefit. यानी एम्प्लॉयज को सस्ते रेट पे लोन मिलता है तो बहुत कॉमन बात है. The accountant of the company has recognized the staff loan in the balance sheet equivalent to the amount disbursed 10 lakh rupees. What is 10 lakh? 10 lakh is nothing but the amount of loan. And the accountant of this company has recorded a loan at 10 lakh. आप बोलेगे सर बराबर है ना, 10 lakh का लोन है, 10 lakh पे रिकॉर्ड करेंगे. फ्रेंड्स रॉन्ग. हैव यू नॉट स्टडीड इन डेज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? वो इंस्ट्रूमेंट जो एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं, हम उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें इसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए. याद आया कि नहीं आपको? The interest income for the period is recognized at a contractor rate at 4%, यानी 40,000. इंटरेस्ट उन्होंने 40,000 रिकॉर्ड किया, यानी 4%. अगेन इट इज रॉन्ग. आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इन डेज 109 के मुताबिक, इन डेज 109 के मुताबिक आपका इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा. और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है अमोर्टाइजेशन का. याद है आपको? Analyze whether the above accounting treatment made by the accountant is in compliance within days. If not, advise a correct treatment. चलो देखते हैं इस बंदे ने क्या क्या गलती की है और इस गलती का सही सॉल्यूशन क्या है ना? Let's see what mistake he has done and how we can rectify this mistake. We'll see now. Please see here. Everyone see here. पहली बात तो ये है, what wrong treatment he has given. देखो हमें एग्जाम में तो सही ट्रीटमेंट बताना है, बट हम लोग जरा खुरेद के देखते हैं उसने गलत ट्रीटमेंट क्या किया है. पहला जो गलत ट्रीटमेंट जो उसने किया है दैट इज, पहला जो गलत ट्रीटमेंट किया है उसने दैट इज he has recorded the initial amount of loan at how much amount? 10 lakh, which is absolutely wrong. देखो ये गलत करने से बहुत कुछ गलत हो जाता है, वो अलग बात है, बट प्राइमा फेशिया बेसिकली उसने ये गलत रिकॉर्ड किया. दूसरी जो भयंकर गलती की उसने कूपन जो है 4% वाला, यानी 40,000 वाला, वो उसने इंटरेस्ट बोल के रिकॉर्ड किया. ये भी गलत है. हमको तो EIR रिकॉर्ड करना चाहिए. इसका सही सॉल्यूशन क्या रहेगा? इसका सही सॉल्यूशन ये रहेगा कि जो उसने लोन इनिशियली रिकॉर्ड किया 10 लाख पर, दैट इज रॉन्ग. करेक्ट क्या रहेगा बताइए? करेक्ट ये रहेगा, उसको वो लोन को प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा. हाँ. दूसरी चीज, जो 4% कूपन रिकॉर्ड किया उसने, he will have to record effective interest rate by drawing an amortization table. Friends, let me tell you, इस बंदे ने 2 बड़ी बड़ी गलतियां की और 2 गलतियों से बाकी का पूरा खेल भी बिगड़ गया. एक, the loan should be recorded at initially should be recorded at present value, but he has recorded at the nominal value, face value. Second, the interest should be recorded by the effective EIR, but he has recorded at only 4% nominal interest rate. ये दो कारण की वजह से उसका पूरे के पूरा सॉल्यूशन गलत हो गया है.
फ्रेंड्स नाउ कैन वी प्रोवाइड अ करेक्ट सॉल्यूशन? तो हमें उसके क्वेश्चन के आंसर को रॉन्ग करके कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें सही आंसर देना है. कमेंट कर दिया मैंने कि क्या गलती की है. लेट्स गो फॉर द करेक्ट सॉल्यूशन. व्हाट विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन? फ्रेंड्स करेक्ट सॉल्यूशन ऐसा रहेगा उसका. पहला, you have to calculate the present value of the loan as per Ind AS 109. The loan is categorized as an amortized cost, you know very well, correct? So can I say the loan is an asset which is classified as amortized cost. ये लिखना बहुत जरूरी है. Which is classified as amortized cost. And what we do in amortized cost, we record the loan at the present value initially. Correct? Loan will be recorded initially at present value, discounted value, PV. इनिशियल इसको पीवी पे रिकॉर्ड करेंगे एंड इंटरेस्ट ईआईआर से. तो पहला पीवी निकालना पड़ेगा लोन का. हाँ, पीवी ऑफ लोन निकालेंगे. हाउ टू कैलकुलेट पीवी ऑफ लोन? कैश फ्लोज लेना पड़ेगा और कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. ईयर 1 का कैश फ्लो क्या रहेगा, ईयर 2 का कैश फ्लो क्या रहेगा, ईयर 3 का कैश फ्लो क्या रहेगा, ईयर 4 का कैश फ्लो क्या रहेगा, ईयर 5 का कैश फ्लो क्या रहेगा.